ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आखिरकार पूरा राष्ट्र आज नमन कर रहा है उन महानायकों को और यही पूछ रहा है कि आखिर कहां तुम चले गए। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत समेत जो 13 लोग शहीद हुए उनमें झुंझुनू के कुलदीप राव भी हैं, बाकी लोग भी हैं। और इस वक्त दिल्ली में जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र और तमाम बाकी दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां भी यहां पर मौजूद हैं। ये दिल्ली की बात हुई और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू की, जहां पर झुंझुनू में जो राजस्थान के लाल मरुधरा के लाल को भी सलाम करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि झुंझुनू के लाल कुलदीप राव भी इस हादसे में थे और वहां पर शहीद हुए। जिले के घाडाना खुर्द के रहने वाले कुलदीप एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। कुलदीप के शहीद होने की खबर के बाद पूरा गांव गमगीन है और परिजनों के साथ साथ पूरा गांव उनके पार्थिव शरीर का इंतजार फिलहाल कर रहा है। पार्थिव शरीर आज दिल्ली से लाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है, कब तक शहीद का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच जाएगा? देखिए हेमंत, अभी तक कोई ज़्यादा सूचना यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन गांव में जब से ये इतला आई कि कुलदीप नहीं रहे तो उसके बाद से पूरे गांव के लोग जो है उनकी आंखें नम हैं, लेकिन गर्व की अनुभूति भी है। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। 19 जनवरी 1993 को जन्मे थे और 8 दिसंबर 2021 को वो यानी कि हमें छोड़कर चले गए। देश की सेवा करते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। मेरे साथ इम्तियाज है। इम्तियाज को इन्फॉर्मेशन आई कब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रवाना हो रहा है यहाँ गांव के लिए? जी अभी हम यहीं हैं। अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार लोग यहाँ पर संपर्क में है, जो इनके परिजन है वो लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक दिल्ली से जो पार्थिव देह है वो अभी इनके परिजनों को नहीं सौंपा गया है। सूचना ये आ रही है कि जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि जो पार्थिव देह है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उनको पार्थिव देह सौंपी जाएगी। लेकिन एक बात ये तय है कि प्रशासन के पास ये बात आ चुकी है कि जो रूट है वो डिसाइड कर दिया गया है कि जो बाई एयर ये पार्थिव देह लाया जाएगा, जो सिरसा में वहाँ जो प्लेन है या हेलीकॉप्टर। आज संभावना है उनकी पार्थिव देह यहाँ गांव तक पहुँचने की? जी, जो अभी तक जो संभावनाएं बन रही है, जो लोगों से हमारी चर्चाएं हो रही है, तो जो सिरसा में भी अगर पार्थिव देह उतरती है, अगर उन्हें अब जल्दी भी पार्थिव देह सौंप दी जाती है, तो भी सिरसा से इस गांव में आने के अंदर 5 घंटे का जो रास्ता है, काफी लंबा रास्ता हो जाएगा। 5 घंटे का। यहाँ कब तक पहुंचेंगे, फिर ऐसे भी चीजें है कि सूर्यास्त होने का भी ये बात रहेगी कि सूर्यास्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो अभी परिस्थितियां बन रही है, जो स्थिति बन रही है, उस हिसाब से काफी लेट होने के जो चांसेस बन रहे हैं, देर होने की संभावना लग रही है और हो सकता है देर रात तक यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाए। देखिएगा गाँव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है, तैयारियां हो रही हैं। अपने लाडले की शहादत पर गांव के लोगों को गर्व है और ये वो गांव है जहां पर आपको दर्जनों डॉक्टर मिलेंगे, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। विकसित गांव की में गिनती होती है इस गांव की और बहुत सारे लाडले इस गांव के बॉर्डर पर देश की सेवा में लगे हुए हैं। ग्रामीण से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कुलदीप आप लोगों को छोड़ के चले गए, किस तरह से गर्व की अनुभूति करता है ये गांव? ये गांव में हम अभी यही बतला रहे थे कि इस गांव में जो इस जमीन पे अपन खड़े हैं ये बहुत बड़ी तप की भूमि है। इस गांव में आज तक ऐतिहासिक जो काम हुए वो है, जो शहीदों के शहीद जिसको हम बोलते हैं लोक देवता की तरह जो काम करके गए वो हमारे भाई छोटे कुलदीप करके गए। हम इस पर गर्व महसूस करते हैं। हम कुलदीप के इस बलिदान को जब तक ये गांव की जमीन रहेगी तब तक याद करेंगे, हर साल, हर दिन और हर घंटे में। चाहे इसके लिए हमारे कितने भी ये सब कुलदीप बन के तैयार खड़े रहेंगे इस देश के लिए, इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी वो सिर्फ 23 साल के थे। आपके गांव के लाडले कुलदीप सिर्फ 27-28 साल की उम्र में जो है ना देश के लिए कुर्बान हो गए। किन शब्दों में बयां करेंगे उनके योगदान को? हम भगत सिंह के पूर्व जन्म मानते हैं कि हमारे गांव में कुलदीप भगत सिंह का ही एक जन्म लेके आए थे। भगत सिंह जी को जब फांसी सुनाई गई तो अंग्रेज अफसरों ने ये कहा कि भाई एक तरफ तो 3 फांसी के फंदे हैं और एक तरफ तुम 3 हो, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। मैं तुम तीनों को जो हमारा
जो जर्नल हमारा डायर रहता है वैसे महल दे देंगे और हमारी एक एक लेडी दे देंगे आपको, जो अंग्रेज नेम। तो आप ये महलों में रहो, इस तिनकारी को यहीं रहने दो और आप आराम करो। भगत सिंह जी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, सुखदेव जी ने, तीनों ने कहा कि हमारे को पहले फांसी पे चढ़ाओ। बाहर देखना आप, हमारे 1 करोड़ भगत सिंह खड़े हैं, 1 करोड़। और अगर हम ले लेंगे तो हम 23 साल जिले ऐसे दिन ऐसी रात निकलेंगी, सो जाएंगे उड़ जाएंगे, सो जाएंगे उड़ जाएंगे। और हम हमारे देश में, ये महल हमारे हैं, ये देश ही हमारा है। तो वो ही हमारे कुलदीप भाई का है, भगत सिंह दूसरे हैं ये, और ये सब के सब कुलदीप भाई बनके पायलट, देश के लिए सिपाही बनके बॉर्डरों पे कुर्बानी देंगे और सब कुछ तैयार है करवाने। तो ये घरडाना गांव के वो लोग हैं जो इस शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कुलदीप भले चला गया हो, लेकिन उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए यहाँ पर जो जितने नौजवान खड़े हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, वो कम नहीं हैं। इस गांव के दर्जनों जवान इस वक्त भी बॉर्डर पर तैनात होंगे। कुछ युवाओं से बात करते हैं। आपका भाई कुलदीप जो है देश के लिए शहीद हो गया, किस तरह की प्रेरणा लेते हैं आप उनके जीवन से? सर, हम प्रेरणा लेते हैं कि हमारा भाई कुलदीप जिस तरह से शहीद हुआ, ऐसे हमारे गांव का बच्चा बच्चा इस तरह से मतलब पसीना बहाके मेहनत करके पढ़ लिख के जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, उसी लेवल पे हर एक बच्चा पहुंचे। हमारे देश की रक्षा के लिए ऐसे सैकड़ों जवान खड़े रहते हैं, सैकड़ों जवान है यहाँ। हर गांव में आपको स्टेडियम मिलेंगे, दौड़ते भागते गबरू जवान मिलेंगे। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो देश के कोने कोने में यहाँ का युवा जाता है, फौज में अफसर बनता है, वो सिपाही से लेकर के अफसर तक की नौकरी करता है और इस मिट्टी को गौरवान्वित करता है। इम्तियाज, बताइए कितने जवान शहीद हो गए यहाँ झुंझुनू जिले के? देखिए, झुंझुनू है वो शहीदों और सैनिकों की धरती मानी जाती है। चाहे देश का कोई भी युद्ध हुआ हो, या कोई भी ऐसी चीज हुई हो जिसमें झुंझुनू के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, उन बॉर्डर पे झुंझुनू के शहीद, झुंझुनू के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देश में झुंझुनू का एक अलग मर्तबा है, एक अलग पहचान है। करीब 480 से ज्यादा झुंझुनू के नौजवानों ने देश के लिए शहादत दी है, चाहे चीन का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, कहीं भी हो। लेकिन झुंझुनू के जो शहीद है, झुंझुनू के जो लाडले हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। एक बात और कही जाती है झुंझुनू में, आप किसी भी गांव के अंदर से निकलेंगे तो आपको शहीदों की प्रतिमाएं आपको मिलेगी। और एक चीज और है कि झुंझुनू में एक बात काफी प्रसिद्ध है कि जो ब्याह है या कोई शादियां है या कोई अच्छे काम होते हैं तो उनमें किसी देवताओं के धोख लगाने के बजाय शहीदों के धोख लगाई जाती है। झुंझुनू के लिए बहुत सुना है हेमंत, यहाँ पर देवताओं की तरह ढोक लगाई जाती है, पूजे जाते हैं शहीद यहाँ पर। और इस माटी के लिए कहा जाता है कि जितना यहाँ पर बरसात नहीं होती उससे ज्यादा यहाँ के जवानों ने खून बहाया सरहदों पर, और यहाँ का जो जर्रा जर्रा है उसमें शहादत की खुशबू आती है। और ये जो लोग हैं हमेशा जब किसी शहीद की पार्थिव देह आती है तो जोश से भर जाते हैं और फिर संकल्प लेते हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और उनको भी जो है देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर भेजा जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक जोश का संचार होता हुआ दिखता है। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जब शहीद कुलदीप की पार्थिव देह यहाँ पर आएगी। डीजे देखिएगा, सामने डीजे खड़ा है। मैं कैमरा पर्सन दिलीप चेची से कहूँगा, डीजे वहाँ पर खड़ा है, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। जब पार्थिव देह आएगी तो एक मेला यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर कोई शहीद होता है तो कहीं गम के आंसू नहीं आते बल्कि फक्र का एहसास होता है और लोग वीरता के तराने यहाँ पर गाते हैं और झूमते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना एहसास कराती है गर्व का। और वैसी अनुभूति आप कहीं और नहीं कर सकते जैसे कि शेखावाटी की इस धरती पे और घरडाना गांव में आज जो दृश्य, जब पार्थिव देह आएगी तो अलग ही नज़ारा यहाँ पर होगा। कहीं यहाँ पर चीख और रुलाई फूटती नहीं दिखाई पड़ती, वीरांगनाएं कभी यहाँ पर आंसू नहीं बहाती और जिस माँ ने अपना बेटा खोया है वो किसी को रोने नहीं देती। इम्तियाज, क्या लगता है? बिल्कुल बाबूलाल, बसों में लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा होगा कि अजल से वे डरें, जीने को जो अच्छा समझते हैं, मियाँ हम चार जिनकी जिंदगी को क्या समझते हैं। बिस्मिल साहब की पंक्तियां इसी गांव के लिए लिखी होंगी, ऐसा ही एहसास होता है। और यहाँ पर सभी को इंतजार है कि आखिरकार जब शहीद की दिव्यात्मा के साथ उनकी जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, गम है बिछड़ने का कि एक युवा इस तरह से अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से बिछड़ गया। लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि वो युवा देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश के काम आया है, देश की सेवा करते हुए और शहादत को सलाम कर रहा है हर कोई। तस्वीरें दिल्ली की भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिपिन रावत के घर
से सीधी तस्वीरें, जहां से अब वक्त हो चला है कुछ ही देर बाद में यहां से अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान किया जाएगा। दो अलग अलग तस्वीरें। आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे, एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए कुलदीप राव के गांव में काफी गम का माहौल है और इस गम के माहौल में लोग उनके घर पे भी बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह गम ज़्यादा है, लोग पूरी तरह गम का माहौल है। जब से सूचना आई है उसके बाद अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे की शहादत को लेकर लोग काफी ज्यादा शोक की लहर में हैं और काफी जो है ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि लोग पूरी तरह गम में हैं। हम जो उनके बचपन के साथी रहे हैं, उनके भाई भी हैं, उनसे इस संबंध में बात करना चाहेंगे कि आज देश के लिए शहादत दी है, ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है, जिले के लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो उनका जो बचपन है वो कैसे बीता है, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या है? मैं उनको बहुत ही छोटा बच्चा था तब से जानता हूँ। मेरे सामने उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। वो बहुत ही होनहार और टैलेंटेड बच्चा था और हमेशा खुश रहता था और एक दूसरे से मिलजुल के रहता था। और ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही एक दुख की घड़ी है। साथ में हमारे को प्राउड है इसकी शहादत पे। तो हम लोग इस समय बहुत दुखी हैं कि ऐसा जो कुलदीप की जो पढ़ाई लिखाई है, यहाँ से जो उनका बचपन है वो कहाँ बीता? उनका बचपन पूरा मुंबई में ही बीता है। वो छोटे थे तभी से चले गए। उनके डैडी एक्स नेवी हैं, वो नेवी में थे। वहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी, वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद BSc IT किया बॉम्बे में ही। फिर वहाँ से उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। लेकिन कल ऐसा दुखद समाचार मिला कि CDS विपिन रावत के साथ वो हेलीकॉप्टर में को पायलट थे और वो डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। ये एक देश के लिए भी और अपने जिले के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि अपने बेटे ने शहादत दी है। वैसे झुंझुनू जिले को ये कहा जाता है कि ये शहीदों और सैनिकों का जिला है। हर गांव में हम देखेंगे तो कहीं न कहीं शहीदों की प्रतिमाएं लगी मिलेगी। तो आप अपने गांव के हिसाब से कितना गर्व महसूस कर रहे हैं बेटे को लेकर? देखिए, हमारे गांव में लगभग 50 वर्ष बाद ये दूसरी शहादत और आज पूरे गांव में इस तरह का माहौल है, किसी की जबान से बाहर नहीं आ रही। मैं पास की स्कूल में ही 30 साल तक अध्यापक रहा हूँ, प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं इस बच्चे को एक होनहार और मेधावी बच्चे के रूप में देखता था। जब भी अपने पापा के साथ गांव आते थे तो स्कूल कैंपस में और खेल और खिलाड़ियों के बीच में रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे रैली की। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर के पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगी और इसको लेकर के आज कांग्रेस की कमेटी ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस रैली में देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अजय माकन जयपुर में कैंप कर रहे हैं। से ऊपर लोग इस रैली में शामिल होंगे। 1 से 1.5 लाख तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 20-50 हज़ार जो आते और जाते, आपको पता है कि जब कोई रैली होती है हर आधे एक घंटे में 5-10 हज़ार लोग नए आ जाते हैं और पुराने में से 5-10 हज़ार लोग चले जाते हैं। तो ये पूरे दिन का ये कार्यक्रम रहता है। तैयारियाँ शानदार चल रही है, टेंट्स लग गए हैं, व्यवस्थाएँ हो रही हैं। और महंगाई जो मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे के नाम पर घर घर से व्यक्ति निकलने को तैयार है। साधन कम पड़ रहे हैं, इतने लोग आना चाहते हैं। व्यक्ति चाहे गरीब तबके का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे अपर मध्यम वर्गीय परिवार हो, महंगाई से परेशान सब है। महंगाई की वजह से बजट सबका गड़बड़ा गया। कोरोना काल की वजह से सैलरी और इनकम सबकी कम हो गई और खर्चा सबका बढ़ गया महंगाई की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया है और अपनी बुनियादी ज़रूरतों में भी देश के लोगों को कटौती करनी पड़ रही है। तो वो जो अच्छे दिन वाली बात थी उसमें वैसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। इस महंगाई हटाओ रैली को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है।
विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली होगी और हम जो है जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। पूरी कांग्रेस जो है वो इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि प्रदेश भर से हजारों की लाखों की संख्या में लोग इस रैली में जुटेंगे। तो पूरी कांग्रेस जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर रही है। ये आप देख सकते हैं कुर्सियां यहाँ पर लगाई जा रही है। जो भी लोग आएंगे प्रदेश भर से, इसके साथ ही दूसरे राज्यों से भी लोग इस रैली में आएंगे तो उन सभी के लिए कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है, होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही मंच जो है वो तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए 2 मंच यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इधर जो है वो साइड में मंच बनाया गया है क्योंकि बड़े स्तर पर नेता जो है वो देश भर से आएंगे, अलग अलग प्रदेशों से। इसके और इधर जो है वो ये मुख्य मंच है जहाँ से संबोधन होगा मुख्य नेताओं का। कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तमाम लोग जो हैं ये मुख्य मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही देश भर से जो है वो बड़े नेता आएंगे तो उन लोगों के लिए मंच पर व्यवस्था की जाएगी। मेरे साथ में जो है वो आरसी चौधरी जी हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं। किस तरह की तैयारियां की जा रही है? आप भी एक कमेटी में सदस्य हैं, कौन सी कमेटी है और किस तरह की तैयारियां हैं कमेटी की? दिनेश जी, मैं मीडिया कमेटी का संयोजक हूँ। मीडिया के जो साथी हैं निश्चित रूप से जो इस देश की आम जन की जो आवाज़ है, देश के अलग अलग कोने से जो 2.5 लाख से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों तक जो आवाज़ पहुंचाने का काम ये मीडिया कर रहा है। हम आपकी व्यवस्था के लिए, ताकि आप जन जन तक की इस आवाज़ को पहुंचा पाएँ, आपकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से आप बेहतरीन कवरेज कर पाएँ, किस प्रकार से आपके कैमरे की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए, ये तमाम मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मीडिया कमेटी के हमारे जो अन्य सदस्य हैं, राजीव अरोड़ा जी, अर्चना शर्मा जी, अशोक चांदना जी, प्रतिष्ठा यादव जी, वो भी इसके साथ में रहे हैं। सब हम तमाम जो ये चीज़ें हैं, मंच का संचालन, मंच की कमेटी अलग से बनी हुई है, यहाँ पे ये जो सभा स्थल है इसकी कमेटी अलग से बनी हुई है, वो तमाम व्यवस्थाएं सब लोग मिलके संगठन के और लोग हैं वो मुख्यता से देख रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है मंच पर? 2 मंच यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 मंच किस लिए हैं और कौन कौन किस मंच पर मौजूद रहेंगे? ये जो सामने का जो बीच का जो डोम है, एक साइड पे एक डोम और बनना है, एक प्लेटफॉर्म बनना है जहाँ पे सांस्कृतिक जो राजस्थान की कल्चरल जो प्रोग्राम है या किसी दूसरे राज्य के जो कल्चरल जो कलाकार हैं जो इस महंगाई को लेके जो अपने कला के माध्यम से देश को दिखाएंगे, उन लोगों के लिए जगह रहेगी। मध्यम का जो है वहाँ पे हमारे पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है, जो इस सभा को संबोधित करने वाले तमाम नेता हैं वो रहेंगे। ये जो साइड का जो डोम है, इस डोम में इस देश के अलग अलग जो पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पूर्व हमारे जो तमाम जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उनके वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो लोग वहाँ पे रहेंगे। बड़ा मैदान है, क्या लग रहा है कितने लोग जो है उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी जो लोग आएंगे बाहर से उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इस रैली के अंदर ये पहली इस देश की पहली रैली होगी जो रैली कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। इस कोविड प्रोटोकॉल के दौरान यहाँ पे 18 गेट बनेंगे जिसके द्वारा इस स्थल पे लोगों की एंट्री होगी। वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी, वहाँ पे उन्हें कंप्लीट वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेशन है वो दिखाना होगा। कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो RT-PCR जो 72 आवर्स की होगी वो दिखानी होगी। वहाँ पे अगर मास्क नहीं पहन रखा है तो मास्क दिया जाएगा। मास्क पहनने के बाद में ही सभा स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान सरकार की कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसको संगठन सेवादल के साथ में मिलके प्रशासन की तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना इस रैली के अंदर आपको देखने की मिलेगी। वहीं 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस नेता प्रदेश भर में तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और AICC के पर्यवेक्षक वीरेंद्र कसाना रैली दौसा में डेरा जमाए हुए हैं। रैली को लेकर के दौसा में हैं और मंत्री ममता भूपेश का दावा है कि इस रैली में दौसा जिले से 20,000 लोग हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मंत्री ममता भूपेश और AICC के पर्यवेक्षक वीरेंद्र कसाना से खास बातचीत की है। कांग्रेस की 12 दिसंबर को महारैली आयोजित होने जा रही है। देश से महंगाई हटाने के उद्देश्य को लेकर यह रैली आयोजित की जा रही है। इसके लिए आज दौसा में
कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश हमारे साथ है। मैडम, दौसा जिला जयपुर के सबसे नज़दीक है और रैली होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं? जिले से कितने लोग जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए 20,000 से ज़्यादा हमारा कार्यकर्ता दौसा जिले से जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरह से दौसा के कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस रैली में भाग ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय रैली कांग्रेस की पहली बार दिल्ली के अलावा किसी अन्य प्रांत में हो रही है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आम आदमी की आवाज़ बनने जा रहे हैं। हम देश की जो ज़रूरत है इस समय महंगाई के ऊपर बोलने की, उसमें ज़रूरत के आधार पे हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने रैली आहूत की है। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान का रैली को सफल बनाने में जुटा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे कार्यकर्ता यहाँ आएंगे लाखों की तादाद में। मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार को पता चलेगा कि कांग्रेस जब देश गुलाम था तब भी कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश को। और आज पुनः एक बार ये सांप्रदायिक गुलामी की तरफ ये देश को बढ़ाना चाह रहे हैं। उससे हमारे कार्यकर्ता आज़ादी दिलाएंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि किस बात को कहकर केंद्र की सरकार आई थी और आज किस हालात में देश को पहुंचा दिया है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर जनमानस जिससे प्रभावित होता है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय अजय माकन जी का, जिन्होंने दिल्ली से भी हमारे को यहाँ जिम्मेदारी दी और मेरे जैसे 31 कांग्रेस के जिलों में कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं और हम मिलजुल कर इस रैली को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली खबर। राजस्थान के सटे एमपी के कई जिलों के गंभीर मरीज कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किए जाते हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद शव पाने के लिए परिजनों को घंटों इलाज इंतजार करना होता है। देखिए कैसे एक मृतक के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कोटा में 2 राज्यों की सरहदें अब मौत के बाद भी मृतकों व उनके परिजनों के लिए बंदिशें बनती जा रही हैं। एमपी निवासी व्यक्तियों की कोटा में मौत होने के बाद मृतकों के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में तो रखवाया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। तक बॉडी नहीं दे रहा है लोग, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे, साथ में सब लोग, हम सब परिवार साथ में परेशान हो रहे हैं साहब। हमको हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम लोग अभी तक इधर खड़ा है साहब। बाबूजी बाहर देश के साहब, हम एमपी का, राजगढ़ जिले के एमपी का रहने वाला साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम बाहर देश का लोग खड़ा है साहब इनके ना। आंखों में आंसू और अपने को खोने का गम, रोते बिलखते ये हैं एमपी निवासी मोहनलाल, जो एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर अपने मासूम पोते पोती के साथ करीब 35 घंटों से अपनी बहू के शव का इंतजार कर रहे हैं। एमपी में झुलसने के बाद गंभीर हालत में इनकी बहू को कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। 2 राज्यों की सरहदों में उलझने के कारण 35 घंटे तक मृतका के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एमपी की पुलिस कोटा नहीं पहुंच सकी। डेट हुआ था इनका 6-7 बजे, 6-7 बजे डेट हो गया। कल से हमको अभी तक कोई लाश नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं। साहब जोड़ लो कितना घंटा हो गया ये। परिजन परेशान है, लेकिन दूरियों का हवाला देकर एमपी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। ऐसे और भी पीड़ितों के साथ होता है। यहाँ वैसे कायदे से तो जो है यहाँ आदमी खत्म होता है वहाँ के ही पीएम कराना चाहिए, है ना। यहाँ के आदमी खत्म है, ऐसे हमारे यहाँ का कोई दिल्ली खत्म हो जाए तो दिल्ली थोड़ी जाऊँगा मैं पीएम कराने के लिए। बम्बई हो जाए, बम्बई जाते हैं, रेफर कर देते तो बम्बई थोड़ी जाऊँगा। यहाँ की पुलिस को चौकी इसलिए ही पदस्थ है, चौकी इसलिए ही रहती है कि आप पीएम, चौकी का काम ही यही रहता है कि पीएम कराना। एमबीएस अस्पताल के डॉक्टर भी इस परेशानी को समझते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और 2 राज्यों की सीमा की बंदिशों के कारण इनके भी हाथ बंधे होते हैं। पलाश शिवपुरी से है कि थाने से उस थाने वाली पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनको तहरीर लेके आनी पड़ती है, उसके आधार पर पोस्टमार्टम होता है। तो ये प्रक्रिया जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं हो कि पेशेंट की बॉडी मोर्चरी में रखी रहे और 3-4 दिन 5 दिन हो जाए। तो इसके लिए हमने प्रयास हम कर रहे हैं, बाकायदा हमने अधीक्षक साहब में भी लेटर लिखा है। हादसा या वारदात एमपी में होने के बाद इलाज के दौरान यदि कोटा में मौत हो जाती है तो एमपी पुलिस कोटा में आकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने से कतराती है, और यही वजह ऐसे पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए मुश्किल का सबब बनती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा।
और अब बात लपटों के विनाश लीला की। टीवी स्क्रीन पर आप इसकी दो तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग। पहली तस्वीर जालोर की, जहां पर आलवाड़ा गांव में 4 दुकानों में आग लगी और आग में जल करके दुकानें खाक हो गई। दूसरी तस्वीर दौसा की, जहां पर सिकंदरा में गिफ्ट सेंटर की दुकान में आग लगी और धू कर दुकान जल गई। तो जालोर और दौसा की 2 तस्वीरें, जहां पर लपटों की विनाश लीला किस तरीके से जमीन पर देखने को मिली, वो बानगी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जालोर की, जहां पर साहिला के अलवाड़ा गांव में आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यह आग किराना और कपड़े की 4 दुकानों में लगी। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने की वजहों को अब तक सुलझाया नहीं जा सकता है, यानी कि उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो जालोर में कैसे आग लगी, और जैसे ही आग लगी है फिर उसके बाद आग की लपटें फैलती चली गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक ये आग बुझ पाती, 4 दुकानों को इसने चपेट में ले लिया था। और अब बात दौसा की, जहां पर सिकंदरा में किचन वियर एंड गिफ्ट सेंटर की दुकान में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान स्वाहा हो गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया था और दुकान मालिक के मुताबिक करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 20,000 रुपए कैश भी शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।